3, 4. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का जो प्री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट है, बिहार दरोगा ही नहीं या बिहार दरोगा से रिलेटेड उसके बाद अगर आप कोई भी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, अगर आप चाहे आप कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे आप में से कोई, फिर या फिर आप में से कोई जो होंगे वो बिहार एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे मेंस का, तो सभी में जो है आपको काफ़ी मदद करेगा क्योंकि जीके जीएस है तो जीके जीएस काफ़ी मदद करेगा। 100 प्रश्न यहाँ से आपको क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको हम बता दें कि कल से एक नया प्रैक्टिस सेट आपका ज्ञान बिंदु का पेड कोर्सेज का स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि उसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों को चाहिए, तो कल से मुझसे भी स्टार्ट करेंगे। और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। बहुत अच्छा आपको क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी, नया क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आओगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। दूसरा है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तीसरा है अरनायक में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है। तो इस सभी में जो करेक्ट आंसर आपका पूछा है सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन इसमें से जो है वो केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3। देखिए, राजा की जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है ये सर्वप्रथम आपका ऐत्रेय, कहाँ से, ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है, ना कि तैत्तिरीय ब्राह्मण से। ऐत्रेय याद रखिएगा। और शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। आगे देखेंगे, मौर्य काल में महामात्य सर्प किस विभाग से संबंधित था, तो मौर्य काल में महामात्य सर्प का संबंध हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था से। देखिए, गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्व महामात्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन कंफ्यूज आप लोग करते हैं। मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित थी। किसकी? मौर्य राजाओं की सेना। चाणक्य ने जो है वो चतुर्वंगल कहने का मतलब होता है पैदल, सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ सेना का प्रमुख भाग बताया। किसको? चतुर्वंगल को। चतुर्गम्बल बोलते हैं उसको। मैं थोड़ा सा स्पेलिंग इसका आप लिखती हूँ हिंदी में, आप लोग देख लीजिएगा। चतुरंग बल बोलते हैं उसको, चतुरंग बल बोलते हैं। और जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना में डाकुओं का गिरोह कहता था। जस्टिन को चंद्रगुप्त की सेना में डाकुओं का गिरोह कहता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया गया। और कौटिल्य ने जो है वो 9 प्रकार तथा त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख में दास और कर्मकार का उल्लेख भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक बिंबकंठ फिसस था। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबकंठ फिसस था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। सबसे महान शासक कौन था, तो कनिष्क था सबसे महान शासक। अगर वासुदेव आपसे पूछे तो वासुदेव जो थे ये कुषाण वंश के अंतिम शासक था, वासुदेव। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। अच्छा, कुजुल कंठ फिसस की अगर हम बात करें, कुजुल कंठ फिसस कौन था, तो ये कुजुल कंठ फिसस जो था वो कुषाण वंश के संस्थापक थे और वास्तविक संस्थापक बिंबकंठ फिसस था। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कौन थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन दूसरी पूछे तो वो उज्जैनी थी। और गुप्त काल में मथुरा जो था, मथुरा ये सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। 5 नंबर है, कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है, तो कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। ये संबंध आपका हो जाएगा लोहार वंश से। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी का अपना विशेष महत्व है और इसमें 8 तरंग लगभग 80,000 श्लोकों का वर्णन है। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है और चौथे से लेकर 6ठे तरंग में कारकीट एवं उत्पल वंश का उल्लेख मिलता है। 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश के इतिहास का उल्लेख है
और अगर हम बात करते हैं लोहार वंश के संस्थापक, तो संग्राम राज थे जो लोहार वंश के संस्थापक थे। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार जो किया गया ये फिरोज तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को जाता है, परंतु दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था और इसकी समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जबकि इक्ता की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने करवाया था दोबारा शुरुआत। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था? तो भारत में मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम जो हार का सामना करना पड़ा था ये 1778 में करना पड़ा था। मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें तो 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण कर इसे अपने अधीन कर लिया मोहम्मद गौरी ने 1175 में। मुल्तान से आगे बढ़ते ही 1178 में इसने पाटन यानी गुजरात पर चढ़ाई की और बाद में नहीं मतलब उसी समय गुजरात के जो शासक थे वो भीमदूतीय थे। कौन थे? भीमदूतीय थे गुजरात के शासक, और इनके द्वारा इसे पराजित होना पड़ा और ये भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, खामनौर का युद्ध कब हुआ था? तो खामनौर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1576 में। अबुल फजल के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध को ही खामनौर का युद्ध कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध को ही, ठीक है। अबुल फजल के अनुसार जो हल्दी घाटी का युद्ध था जो 1576 में हुआ था इसे ही खामनौर का युद्ध कहा जाता है और यह 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था जिसमें अकबर विजयी हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां और मान सिंह द्वारा, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां, सूर एवं भीलों की संयुक्त सेना ने नेतृत्व किया था। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इसमें गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता भी घोषित किया गया था और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी भारत छोड़ो प्रस्ताव तैयार किए थे, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो गडकरी विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो दाजी कृष्ण पंडित थे, दाजी कृष्ण पंडित। खोंड विद्रोह उड़ीसा एवं बंगाल के क्षेत्र में फैला था और यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह था। इसका नेतृत्व चक्र विसोई था, चक्र विसोई इसका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोल विद्रोह का, तो कोल विद्रोह 1831 में 1831 से 32 के बीच जो है वो कोल विद्रोह होता है और ये छोटा नागपुर पहाड़ झारखंड के क्षेत्र में होता है और इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। अहोम विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये 1828 से लेके आपका 33 के बीच में होता है असम के क्षेत्र में। कहाँ पे? असम के क्षेत्र में होता है और इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वार्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता थे। तो वार्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। वार्धा शिक्षा योजना 1937 में आई थी। कब? 1937 में आई थी वार्धा शिक्षा योजना। यह गांधी जी द्वारा दिया गया था और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। वार्धा शिक्षा योजना का मूल सिद्धांत हस्त उत्पादक क्या था? हस्त उत्पादक कार्य था। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग, कछार का अंग्रेजों साम्राज्य में विलय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, लॉर्ड डलहौजी इसने राज्य हड़प नीति की जो है विख्यात किया था और इन्होंने जेम्स आउटड्रम के रिपोर्ट पर अवध को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अगर एलनबरो की बात करते हैं तो ये 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 में सिंध विजय किया गया था और इसके समय से ही रविवार की छुट्टी प्रारंभ की गई थी। अगर हम जीटी रोड को मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था।
लॉर्ड ऑकलैंड जो था इसने जीटी रोड को मरम्मत करवाया था और भारतीय को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति भी दी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता। 1857 के विद्रोह से संबंधित जो पुस्तक है और उनके लेखक है, जरा एक बार उनको देख लीजिए। बीडी सावरकर की जो पुस्तक है, बीडी सावरकर का, उनका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। बीडी सावरकर की है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद नेक्स्ट आप याद रखिएगा द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये है सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां का क्या है? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। उसके बाद एक आरसी मजुमदार की है, आरसी मजुमदार की, इनका याद रखिएगा द सिपाही म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया और इस केस में पंडित जगत नारायण मुल्ला ब्रिटिश सरकार की तरफ से लोक अभियोजक के रूप में थे और मोहनलाल सक्सेना एवं आर.एम. बहादुर जी इस बचाव समिति के सदस्य थे। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में औसत्य विकल्प को चुनें। औसत्य विकल्प है स्वदेशम मित्रम दादाभाई नेरोजी। ये कथन आपका जो है वो औसत्य है, बिकॉज स्वदेश मित्रम दादाभाई नेरोजी की नहीं, स्वदेश मित्रम नामक समाचार पत्र के संस्थापक जी.एस. अय्यर थे, जी.एस. अय्यर, और रक्त गुप्तार के संस्थापक हैं दादाभाई नेरोजी। ट्रिब्यून जो है ये दयाल सिंह मजीठिया का है। हिंदू जी.एस. अय्यर और वी राघवाचारी का है। समाचार दर्पण विलियम कैरी का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? कुडप्पा की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चट्टानों का विकास जो है इसे आप करमबाइज अगर देखते हैं, करमबाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका आर्कियन हो जाएगा, आर्कियन, ठीक है, फिर हो जाएगा धारवाड़, फिर हो जाएगा धारवाड़, फिर नेक्स्ट हो जाएगा कुडप्पा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रहा है। फिर है आपका कुडप्पा के बाद हो जाएगा विध्य, उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा गोंडावना लैंड। ठीक है, ये इसका क्रम है, इसे ध्यान रखिएगा। चट्टान आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विध्यन और गोडाम्बना लैंड। आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पुरानी, गोडाम्बना लैंड नवीनतम है। आक्रियन क्रम की चट्टान जीवाश्म रहित होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में धात्विक खनिज की बहुलता होती है और इसका सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक में देखने को मिलता है। धारवाड़ का जो है वो कर्नाटक में है। कुडप्पा का बात किया है तो कुडप्पा जो है ये क्रम की चट्टान चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार इसमें होता है और ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। 17 नंबर प्रश्न है कि मोलोसिस बेसिन अवस्थित है। मोलोसिस बेसिन जो है ये अवस्थित है मिजोरम में। मिजोरम को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है और ये कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है। खारदुला दर्रा अवस्थित है, तो खारदुला दर्रा लद्दाख में अवस्थित है। खारदुला दर्रा की अगर हम बात करें दोस्तों तो लद्दाख में अवस्थित दर्रा है। लद्दाख में अवस्थित दर्रा काराकोरम, उसके बाद देपसांगला, लानकला, चांगला, जाराला और खारदुला, ये सभी आपका लद्दाख का है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की दर्रा का तो बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर का है और उत्तराखंड में आपका हो जाएगा माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला दर्रा, सभी उत्तराखंड का है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प औसत्य है? झील और राज्य दिया हुआ है, इसे आपको औसत्य बताना है। नारायण सरोवर गुजरात, पाला मिजोरम, ककाड़िया असम, उमियम मेघालय। अब इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो विकल्प औसत्य है। आपका ककाड़िया असम जो है ये कथन विकल्प, ये जो विकल्प है आपका गलत है। ककाड़िया झील गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। जबकि असम की बात करेंगे तो दीपोर आपका असम में है, दीपोर, ठीक है, और ये कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 20 नंबर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो आधार हो जाएगा वो वर्षा व तापमान हो जाएगा। जलवायु वर्गीकरण की अनेक पद्धति है और इनसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण हेतु तापमान और वर्षा को आधार बनाया। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है?
यूकेलिप्टस को जो है वृक्ष को पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई योजना से की जाती है। वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचित की जाती है वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बड़ी नहरों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी शामिल किया जाता है। मध्य के अंदर अगर हम बात करें, मध्य सिंचाई योजना के अंतर्गत तो 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच कृषि भूमि सिंचित की जाती है और इसके अंतर्गत छोटी नहर को रखा जाता है, छोटी नहर को मध्यम वाले के अंदर। वही लघु, अगर हम लघु सिंचाई योजना की बात करें तो ये जो है 2,000 हेक्टेयर से लेकर कम कृषि भूमि में सिंचित की जाती है और इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, तालाब ये सभी शामिल होता है। चलिए 22 नंबर पर, अच्छा एक और देख लीजिए, लघु यहाँ पे छूट गया। ये लघु सिंचाई योजना जो है, इस लघु सिंचाई योजना के माध्यम से भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है और लघु सिंचाई योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी। कब? 2006 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य आप घटते क्रम में देखेंगे तो 90% जहाँ पे है सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद बिहार हो जाएगा। बिहार में आपका जो है वो 88, बिहार में 88.7% है बिहार में। उड़ीसा की अगर हम बात करें, उड़ीसा का, तो उड़ीसा में आपका 83.3% है। नेक्स्ट है मेघालय, 5वां स्थान मेघालय का, इसमें 79.9% है। ठीक है, इस क्रम को याद रखिएगा। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो लाखर जनजाति जो है ये निवास करती है मिजोरम में। लाखर जनजाति मिजोरम में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गणगौर लोक नृत्य का संबंध जो हो जाएगा ये राजस्थान से है। कहाँ से? राजस्थान से है। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। 27 नंबर प्रश्न है कि सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो सुरमा घाटी तेल क्षेत्र जो है ये आपका अवस्थित है असम में। कहाँ पे? असम में। असम में जो है डिगबोई है, नाहरकटिया है, सुरमा है। डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा तीनों आपका असम में है। गुजरात में जो तेल क्षेत्र है वो अंकलेश्वर है। अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, मेहसाना, आलियाबेट, नवाबगांव, कोशाबा, शानद, लुनेज ये सभी आपका गुजरात का है। राजस्थान में याद रखिएगा बाड़मेर है, जैसलमेर है और बीकानेर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है। महाराष्ट्र में याद रखिएगा मुंबई हाई, वसीन, पन्ना, मुक्ता ये सभी क्षेत्र जो है वो तेल क्षेत्र है आपका अलग अलग राज्यों का। 28 नंबर है चुटक परियोजना किस नदी पर है? तो चुटक परियोजना सुरु नदी पर है। चुटक परियोजना सुरु नदी पर। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प औसत्य है? संवहन तरंग होम्स, महाद्वीपीय फिसलन डेली, महाद्वीपीय विस्थापन जोली, तापीय संकुचन जेफ्रीज। तो इसमें जो आपका कह रहा है कि इस विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा विकल्प औसत्य है? तो महाद्वीपीय विस्थापन जोली जो है ये आपका औसत्य है। बाकी संवहन तरंग होम्स, महाद्वीपीय फिसलन डेली, तापीय संकुचन जेफ्रीज सभी सही है। महाद्वीपीय विस्थापन का बेगनर हो जाएगा। बेगनर है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का और जोली जो है ये रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत का है। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत का जोली है। मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? तो मोजाम्बिक जलधारा जो है ये आपका हिंद महासागर की है। मोजाम्बिक हो गया तथा अग्लुहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में की व्यवस्था में की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके तहत योग्यता के अनुसार पद पर नियुक्ति की बात की गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत की गई थी। ठीक है। और इसमें जो है भारत सचिव पद का सृजन भी किया गया था 1858 के तहत। 1935 में भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम का ही पड़ा था। भारत शासन अधिनियम का। आगे देखते हैं 32 नंबर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है जापान से।
नेक्स्ट है 33 नंबर, निम्न राज्यों के निर्माण को हंसी आरोही क्रम में बताएं। तो इसका आपको आरोही क्रम बताना है, तो सबसे पहले नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हम अब नागालैंड की बात करें तो ये भारत का 16वां राज्य है, भारत का 16वां राज्य है, 1963 में बना था, 1963 में बना था। मेघालय की अगर हम बात करते हैं, मेघालय की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, तो नागालैंड 16वां राज्य है और कब बना था, 1963 में बना था। मेघालय की अगर हम बात करेंगे तो ये 21वां राज्य है भारत का, 1972 में बना था। उसके बाद सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम जो है, ये सिक्किम आपका हो जाएगा, इससे पहले मेघालय 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत जो है वो स्वैत शासित घोषित किया गया था। कौन, मेघालय, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसका हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिक्किम का, तो ये 22वां राज्य हो जाएगा, 22वां राज्य, जो कि 1975 में बना था, 1975 में बना था। और इससे पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत जो है यह सह राज्य का दर्जा इसे दिया गया था, परंतु 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट बचा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये 24वां राज्य बना था 1987 में। तो इस क्रम में आपका जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं। तो ये आपका जो है स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद 1963 का ऑप्शन नंबर डी। इसके तहत कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्रकृति व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं। देखिए, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय जो था वो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 का था, ठीक है। बेरूवारी बाद में क्या हुआ था, 1960 का है बेरूवारी बाद, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। उसके बाद विधिक व्यक्ति के अंतर्गत कोई कंपनी या निगम आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती। तो परमादेश जो है वो निजी व्यक्ति के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होती है। भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है, तो इसका आंसर आप देखेंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। जमींदारी उन्मूलन जो है वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, 50-50 होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 होते हैं, और प्रस्तावक और अनुमोदक अलग अलग व्यक्ति होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद समक्ष रखता है कौन, तो ये रखता है आपका राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद की पटल पर रखता है, और सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो लोक लेखा समिति के माध्यम से उस रिपोर्ट की जांच करवाती है। संसद को स्थगित करने का अधिकार है, तो संसद को स्थगित करने का अधिकार है पीठासीन अधिकारी के पास, ऑप्शन नंबर सी। संसद को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के पास होता है। संसद के सत्र का 17वां आहूत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 40 है कि अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की। अनुच्छेद 287 में ये प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल विद्युत की बिक्री उपभोग पर कर लगा सकती है, किंतु 2 मामलों में ऐसा नहीं कर सकती है। यदि विद्युत भारत सरकार द्वारा उपयोग की जारी की रही हो, मतलब कि विद्युत जो है वो भारत सरकार द्वारा उपयोग की जा रही हो तब, और दूसरा यदि किसी रेलवे निर्माण, रख रखाव आदि के लिए भारत सरकार या रेलवे कंपनी द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो तब जो है वो कर नहीं लगा सकेगा। विधानमंडल जो है ये शक्ति प्रदान नहीं करेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि समाचार पत्रों की बिक्री अनुच्छेद 286 में है। समाचार पत्रों की बिक्री अनुच्छेद 286 के तहत लगाया जाता है कर जो होता है समाचार पत्रों पर। उसके बाद है व्यापार, आजीविका और नियोजन पर जो टैक्स होता है वो आर्टिकल 276 के तहत लगाया जाता है।
41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो राजस्थानी जो है वो भाषा 8वीं सूची में नहीं है। हमारे संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, ठीक है, याद होगा। अब देखिएगा, राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति शासन जो पहली अवधि में होता है वो पहली अवधि 1 माह यानी 30 दिन के लिए होती है। 30 दिन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 माह के लिए। तो देखिए राष्ट्रीय आपात जो होता है वो पहली अवधि में 1 माह 30 दिन, मतलब 1 माह कहने का मतलब कि 30 दिन के लिए होता है राष्ट्रीय आपात। वही अगर दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह और इसी प्रकार के अनिश्चित काल तक इसके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन जो होता है वो पहली अवधि में 2 माह यानी कि 60 दिन की होती है, और दोनों सदनों के अनुमोदन से इसे 6 माह तक, अधिकतम इसे पूछा जाए तो 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल की पहली अवधि 2 माह का होता है। वित्तीय आपात की पहली अवधि 2 माह का होता है, यानी कि ये भी 60 दिन का होता है। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो संविधान संशोधन 73वें के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके तहत ही महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। बिहार पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण है। आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा संविधिक निकाय नहीं है? तो संविधिक निकाय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का ए के तहत संवैधानिक निकाय है। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये संविधिक निकाय है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 1/6 सदस्य। देखिए, विधान परिषद का जो 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद का 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 सदस्य का निर्वाचन विश्वविद्यालय स्नातक अध्यापकों सदस्यों द्वारा किया जाता है, और 1/10 सदस्य विधान परिषद का कोरम होता है। आगे देखिएगा कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा? तो जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तब व्यक्ति का जो भार होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। जब लिफ्ट ए से, मान लीजिए कि कोई ए त्वरण से ऊपर जाती है, तो लिफ्ट में स्थित जो व्यक्ति होगा वो अपने भार को बढ़ा हुआ प्रतीत करेगा। जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे जाती है तो लिफ्ट में स्थित भार घटा हुआ प्रतीत करता है। लेकिन जब लिफ्ट एक समान वेग से, यानी कि ए बराबर 0 अगर आपका है, त्वरण बराबर अगर 0 है, तो ऊपर या नीचे जाती है तो इस दशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। 47 नंबर है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम जो है वो हुक का नियम है। हुक के नियम के अनुसार जो प्रतिफल होता है, प्रतिफल ये आपका जो होता है वो सिग्मा विकृति के बराबर होता है, यानी कि प्रतिफल जो होता है प्रतिफल बटा विकृति होता है, जिसमें कि नियतांक होता है आपका ई, और ई को ही प्रत्यास्थाक गुणांक कहते हैं। तो हुक का नियम हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, पॉसो अनुपात की अगर हम बात करें, एक आपके ऑप्शन में दिया हुआ है पॉसो का नियम, इसे जरा देख लीजिए। ये क्या है? तो पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉसो का अनुपात कहा जाता है, और इसे हम लोग सिग्मा के द्वारा जो है वो सूचित करते हैं। तरल पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो तरल पदार्थ की जो आपेक्षिक घनत्व होती है इसे मापा जाता है किसके द्वारा? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा। तरल पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं, और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि पर ताप का प्रभाव होगा ये कि चाल बढ़ जाएगी। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर सेकेंड जो है ये बढ़ जाती है। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी दर्पण अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को। किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को।
अच्छा, अपसारी किसे कहते हैं? तो उत्तल जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, इसको अपसारी कहते हैं, अपसारी। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण जो है ये घटित होगा कब? पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन तो है सूर्य ग्रहण होता है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वो होती है, देखिए, समान विभव पर अगर आवेशित वस्तुएं के आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुएं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है जब वो समान विभव पर हो। समान आवेग के बीच प्रतिकर्षण, जबकि असमान वेग के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। और विद्युत विभव एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 53 नंबर। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपका केबल संवहन हो जाएगा। मोटर कार में शीतलन तंत्र जो होता है वो केबल संवहन पर कार्य करता है। 54 नंबर प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो रेफ्रिजरेटर जो होता है ये आपका उष्मागति के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए। उष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, एसी इत्यादि उष्मागति के नियम पर आधारित उपकरण है। वहीं सौर ऊर्जा, युक्तियाँ प्रकाशिकीय नियम के अनुसार आधारित उपकरण है। वायुयान, जलयान, पनडुब्बी ये बार्नौली प्रमेय तथा द्रव गति के नियम पर आधारित होता है। पाई मेसॉन पर आवेश होती है, तो पाई मेसॉन पर जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश होता है। आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। आगे देखते हैं। एक मिनट। 57 नंबर देखिएगा कि रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बीटा। रेडियो सक्रिय तत्व के बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह व्यवहार करता है? तो ऑक्सीकारक और अपकारक की तरह जो व्यवहार करता है वो है HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल। केवल HNO3 की अगर हम बात करें, HNO3 नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये केवल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। वहीं आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और एक आपका स्टेनलेस क्लोराइड जो है ये केवल अपकारक पदार्थ होता है। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो क्षार में मिथाइल ऑरेंज जो है ये आपका पीला रंग हो जाता है। क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षार फिनाल्फेथिलीन के गुलाबी कर देता है। नाइटर किस धातु का अयस्क है? नाइटर जो है वो पोटेशियम धातु का अयस्क है नाइटर। हीरा की संरचना होती है, तो हीरा की संरचना समचतुष्फलीय होती है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय चालक की तरह होती है और वो अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक होता है। काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। इसका आंसर याद रखिएगा, समचतुष्फलीय। निम्नलिखित में कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? तो सल्फर प्राप्ति की जो विधि है वो है आपका फ्रॉश विधि। ऑप्शन नंबर डी। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि एवं लेड कक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है और जल की अस्थायी कठोरता को परम्यूटेड विधि द्वारा अलग किया जाता है। सल्फर प्राप्ति के लिए फ्रॉस विधि या सिसली विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉस या सिसली दोनों याद रखिएगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो स्वीडन के वो थे बर्जेलियस। कौन थे? बर्जेलियस। ये स्वीडन के रसायन शास्त्री बर्जेलियस ने यह कल्पना किया कि अकार्बनिक पदार्थ एक महान शक्ति के प्रभाव से बनता है और उस शक्ति के योगदान के बिना वो पदार्थ नहीं बन सकते हैं और उन्हें जो है प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है और यह सिद्धांत जीवन शक्ति सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम बात करते हैं जीवन शक्ति के सिद्धांत को बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया बनाकर तोड़ा और कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से किया। कोल्बे ने। बार्थेलोट जो था ये मीथेन का संश्लेषण किया। बार्थेलोट। 64 नंबर प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है?
कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, क्रियाशील समूह दिया हुआ है। तो इसमें ईथर का आपका ओ का है, सही है। कीटोन का बात करें तो सी डबल बाउंड ओ हो जाएगा। एमाइड की अगर बात करते हैं, एमाइड क्रियाशील समूह इसका, ये गलत हो जाएगा। एमाइड का NH2 नहीं होता है, NH2 एमीन का क्रियाशील समूह होता है। एमाइड का होता है CONH2, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एंटीसेप्टिक नहीं है? तो एंटीसेप्टिक आपका एस्पिरिन नहीं है, एस्पिरिन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। एस्पिरिन एंटीपायोरेटिक्स है, इसका इस्तेमाल हम लोग ज्वर संबंधित इलाज में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? गाय, बॉस इंडिकस साइंटिफिक नेम है। मक्खी का, मास्का डोमेस्टिका, ये जो है ये भी सही है। बिल्ली का फेलिस फेमिलियरिस, ये आपका गलत है, क्योंकि बिल्ली का बात करें तो इसका फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा, फेलिस डोमेस्टिका। और फैमिलियरिस कैनिस फैमिलियरियस जो हो जाएगा, कुत्ता का हो जाएगा। और मेढक का तो राना टिग्रिना सही है। सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्म की है, यह है। सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्म की है, यह है क्या? तो यह जो है वो जीवाणु है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? तो मोनेरा जगत का भाग 4 नहीं है, 4 भाग है होता है। मोनेरा जगत में 4 भाग होता है, वो 4 भाग को देख के आप छांट लीजिए। एक होता है जीवाणु, दूसरा होता है एक्टेनोपाइसिटीज, तीसरा होता है आर्कीबैक्टीरिया, और चौथा होता है साजोबैक्टीरिया। इसमें से जो आपका कवक है वो नहीं होगा, बाकी ये तीनों करेक्ट आंसर है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फ्लोरियन ने की थी, निम्नलिखित में किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो खुला नाड़ी संबंधित तंत्र जो होता है वो कॉकरोच में होता है। कॉकरोच अर्थोपोडा संघ का जीव है और इसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं। जैसे ह्यूमन में 4 होता है, उस तरीके से कॉकरोच में 13 होते हैं। इसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य, चूहा, पक्षी कार्डेटा संघ का जीव है, कार्डेटा, और इसे बंद परिवहन तंत्र भी पाया जाता है। 71 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? तो कंकाल पेशी जो है आपका संयोजक ऊतक नहीं है। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी से जो रोग होता है वो रोग हो जाएगा आपका रक्त अल्पता। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और क्वासियोर रोग जो होता है ये बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? हमारे शरीर में जो कुल मांसपेशियां होती है वो हो जाएगा आपका 639। कितना? 639, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। जीवन संघर्ष में सफल सदस्य अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अपने वंशानुक्रम को जारी रखने में योगदान देते हैं। इसी को एक अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के संदर्भ में योग्यतम की उत्तरजीविता तथा इसी को जो है जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा है। निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली डॉगफिश है। जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, ये सब इकाइनोडर्मेटा का जीव है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प औसत्य है? अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मोहम्मद जलूद, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सैफ अहमद, अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सौरव गांगुली, ये गलत है, रोजर बिन्नी है इसका, ठीक है। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण नीलम कपूर, सभी सही है। हाल के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया, यह कौन सा संस्करण था? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जारी जो हुआ था यह संस्करण था आपका 17वां। कौन सा 17वां संस्करण था? डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल का है। हाल के दिनों में UNDP की सद्भावना दूत कौन बनी है? तो UNDP की सद्भावना दूत जो बनी है वो है पद्मा लक्ष्मी। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन है। विश्व बैंक की जो बनी थी वो क्या नाम था इनका? अंशुला कांत। और UN वोमेन की उपक्रम कार्यकारी अध्यक्ष अनीता भाटिया। आगे है 80 नंबर प्रश्न की 48वीं G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। 48वीं G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी द्वारा की गई। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। और 47वां जो है वो किया गया था
यूके करनाल में 2021 में, और 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में होगा। हाल के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया? तो पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो कंपनी के द्वारा जारी किया गया वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का जो नाम है वो है आपका INS अन्वेष। क्या है? INS अन्वेष। INS सूरत मेड इन इंडिया युद्धपोत है, INS सूरत, जिसे मुंबई के मझगांव डॉक से लॉन्च किया गया था। INS बेला जो है ये स्वदेश निर्मित 4th स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और इसे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। INS ध्रुव देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। आगे देखते हैं 83 नंबर प्रश्न। हाल के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह यहाँ पे मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। हाल के दिनों में कौन सा देश दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया? तो नूर 2 का परीक्षण इजराइल ने किया। किसने? इजराइल ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डी नहीं होगा, सॉरी, बी होगा, ईरान का हो जाएगा। नूर 2 ईरान का है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये इसका आंसर ईरान होगा। तो नूर 2 कहाँ का है? ये ईरान ने इसका परीक्षण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर। हाल के दिनों में घटियाना दुवर्णिक नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो घटियाना दुवर्णी नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज की गई है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 ये जो प्रदान किया गया है प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। किसे? प्रोफेसर अरुण कुमार झा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी करेक्ट है। फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर स्वाति पिरामल को दिया गया और दिनकर राष्ट्रीय सम्मान 2022 डॉक्टर सतीश कुमार राय को दिया गया। उसके बाद यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्कल जो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी उनको दिया गया। और विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार झा को दिया गया जो बिहार मधुबनी के निवासी हैं। फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 में जो विजेता बने हैं वो हैं आपके सर्जियो पेरेज। कौन है? सर्जियो पेरेज। वहीं सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के उप विजेता चार्ल्स लेक्लर हैं। ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता जॉर्ज रसेल हैं और डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता मैक्स वर्स्टापन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी के हथियारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे धीरेन्द्र झा। कौन है? धीरेन्द्र झा। ऑप्शन नंबर डी। वहीं ममता बियॉन्ड 2021 इसके पुस्तक के लेखक जयंत घोषाल है। रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी थॉमस मैथ्यू की रचना है। द अंबुजा स्टोरी नरोत्तम सेक्सरिया की रचना है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 जून को। 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को। 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस और 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। हाल के दिनों में सुश्री निखत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। किससे? बॉक्सिंग से है निखत जरीन। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड की प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है आपका 135वां। कौन सा? 135वां। मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो मेयर्स कप का संबंध जो है ये आपका मुक्केबाजी से है। महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा की जो रचना थी उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वो रचना था आपका यामा। किसके लिए? यामा के लिए। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो हो जाएंगे आपके कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। अच्छा, केंच की बात करते हैं, प्रोफेसर केंच का। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और इनका जस्ट अपोजिट दिया था प्रोफेसर लॉन्ज ने। उन्होंने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम बढ़ाना चाहिए। जस्ट अपोजिट हो गया था और नाम में भी थोड़ा कहीं फर्क है। प्रोफेसर हाँ ये करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 94 नंबर।
निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई थी ये किया गया था आपका 1982 में। नेक्स्ट है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो वो इनमें से कोई नहीं, न राजकोषीय घाटा होगा, न राजस्व व्यय होगा, न बजटीय घाटा, किसी के बराबर नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न कुछ देखने को मिलेगा, जरा देख के आप लोग बना लीजिएगा। तो 96 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डी। कहिएगा तो मैथ का एक्सप्लेनेशन हम आपको दे सकते हैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा होगा तो, या फिर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न का आंसर बी है और 98 नंबर जो है वो 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। 99 नंबर प्रश्न जो कि आपका डाई से प्रश्न है रीजनिंग का और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सी इसका आंसर होगा। एंड 100 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो था आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त हो गया है। इसमें आप 4 प्रैक्टिस बचा है तो इसे भी कंप्लीट करते रहेंगे हम, क्योंकि जो नया वाला आपका ज्ञान बिंदु का सेट कल से स्टार्ट होगा वो भी आपका अल्टरनेट ही होगा, यानी कि मंडे के बाद आपका हो जाएगा वेडनेसडे को। ठीक है, फिर आपका फ्राइडे को होगा, तो वीक में 3 डेज ही होगा, तो इसको भी कंटिन्यू बीच बीच में रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।